और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल राज्यसभा चुनाव पर। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 निर्दलीय और कांग्रेस के 6 विधायकों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और देवेंद्र भुट्टो संपर्क से बाहर हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, 9 विधायकों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के 6 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। 3 निर्दलीय विधायक भी संपर्क से बाहर। तो हिमाचल राज्यसभा चुनाव पर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, 3 निर्दलीय और कांग्रेस के 6 विधायकों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके नाम भी सामने आए हैं, विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और देवेंद्र भुट्टो संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। इस वक्त की ये आपको अहम खबर बता दें। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे, नीतीश पांडे और समीक्षा हमारे साथ जुड़ गई है। लेकिन सबसे पहले समीक्षा, क्योंकि हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस खबर पर क्या अपडेट मिल रहा है? 6 विधायक बताए जा रहे हैं संपर्क से बाहर। देखिए, बिल्कुल काउंटिंग शुरू हो चुकी है और जो 9 विधायक जो कि क्रॉस वोटिंग को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, संभावनाएं और अटकलें जिन पर लगाए जा रहे हैं, वो 9 के 9 विधायक जो हैं वो सुबह से लेकर अभी तक अगर देखें तो गायब नजर आ रहे हैं। और ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पंचकुला की तरफ जो है वो रवाना हो चुके हैं। और जिस तरह से, क्योंकि अटकलें जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, 6 इसमें से कांग्रेस के विधायक हैं और 3 जो हैं वो निर्दलीय बताए जा रहे हैं। तो अटकलें लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से जो स्थितियां हैं हिमाचल प्रदेश में बनती हैं। और वहीं अगर देखें तो अगर यहां से राज्यसभा के लिए कांग्रेस की ओर से जो सदस्य हैं वो नहीं जाते हैं, और क्योंकि बहुमत ना होने के कारण, और भाजपा की ओर से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव को लेकर राह जो है वो स्पष्ट दिखती हुई नजर आएगी। के बारे में क्या और जानकारी मिल पाई है? क्या ये पता लग पाया है कि ये लोग गए कहां हैं, संपर्क से बाहर क्यों है, किस वजह से? देखिए, कुछ देर पहले मैंने संपर्क करने का 3 से 4 विधायकों को मैंने फ़ोन पर्सनली किए थे, लेकिन फ़ोन कॉल्स जो हैं उन्होंने अटेंड नहीं किए गए हैं और नहीं किए हैं। और कुछ विधायकों के जो फ़ोन है वो भी स्विच ऑफ आ रहे हैं, जिसके बाद ये अटकलें जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से शिमला से अगर बात करें तो सुबह के समय उन्होंने अपना वोट जो है यहाँ पर किया था, जिसके बाद उनसे कोई संपर्क यहाँ पर नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं बौखलाहट दोनों पक्षों में जो है देखने को मिल रही है, सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से। और 5 बजे से क्योंकि वो काउंटिंग शुरू हो चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होती हुई कुछ देर के बाद नजर आएगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो 9 जो विधायक यहां पर हैं, 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय, वो उनसे संपर्क अभी तक नहीं हो पा रहा है। और ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि शिमला से वो बाहर जो है वो यहाँ इस वक्त निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं संकट अब कांग्रेस पर हिमाचल प्रदेश में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और राज्यसभा के लिए कई राज्यों में आज वोटिंग हो रही है, उसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और 2 सहयोगी और जुड़े हैं, उनसे भी मैं अपडेट लेना चाहूंगी। विशाल, आपसे पूरा मैं अपडेट लेना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, उसको लेकर क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो वोटिंग हुई, अभी तक मतगणना दोबारा शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि 3 विधायकों के मत पर आपत्ति दर्ज कराई गई है बीजेपी और एसपी दोनों की तरफ से। और इसी के चलते अभी तक मतगणना दोबारा शुरू नहीं हो पाई है उत्तर प्रदेश में। हालांकि वोटिंग हो चुकी है और अगर देखें जो वोटों का हिसाब किताब रहा है, उसके मुताबिक 7 सीटों पर बीजेपी की जीत एकदम तय रही, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत तय रही। लेकिन जो 10वीं राज्यसभा की सीट रही, उस पर बीजेपी और सपा के बीच में मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और एक विधायिका महाराजी प्रजापति एब्सेंट रही, यानी गैर हाजिर रही, उन्होंने वोट नहीं डाला है। और इस हिसाब से जो बीजेपी के 8वें प्रत्याशी हैं संजय सेठ, उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। और इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रथम वरीयता में किसी भी पार्टी की जीत संभव नहीं होगी। सेकंड प्रेफरेंस के वोटों की गिनती भी उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने पहले 7 प्रत्याशियों को 38 विधायकों के वोट अलॉट किए, और जबकि समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन और रामजी लाल सुमन जो उनके 2 प्रत्याशी थे, उनको 39 और 40 वोट अलॉट किए हैं। इस हिसाब से अगर एक आंकड़े देखें, हालांकि अभी गिनती जब दोबारा शुरू होगी तो और ज्यादा इस पर तस्वीर साफ होगी, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक लगभग 29 वोट प्रथम वरीयता का संजय सेठ को मिल सकता है। लेकिन जब दूसरे वरीयता के वोटों की गिनती होगी तो यह आंकड़ा लगभग 39 से 40 के आसपास पहुंच सकता है।
जी बिल्कुल, और सभी की नजरें जो है उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, जहां राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। नीतीश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, आपके पास इस पूरी प्रक्रिया को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जो समीकरण फिलहाल नजर आ रहे हैं उससे तो यही माना जा रहा है कि गठबंधन होने के तुरंत बाद ये जो आज वोटिंग हो रही है, इससे यूपी के 2 लड़कों को बड़ा झटका लगा है, खेला हो गया है वहां पर। निश्चित तौर पे और खेला हो गया है, और ये खेला कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज़ के तौर पर देखने को सामने आया है। क्योंकि अगर बात करें तो सुबह सुबह का जब समय था तो एकाएक कई विधायक ऐसे होते हैं जो समाजवादी पार्टी से उनका संपर्क टूट जाता है, यानी उनका फ़ोन ऑफ जाने लगता है। समाजवादी पार्टी में खलबली मच जाती है, उनको फ़ोन जाता है लेकिन फ़ोन पूरी तरह से स्विच ऑफ रहता है। फिर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर वोटिंग डाली जानी है, और वहाँ पर पहुँचने के साथ फिर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस बीच मनोज पांडे का इस्तीफा सामने आ जाता है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाया जाता है, इसके साथ ही जो सरकारी सेवाएं हैं उनका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाता है, पैकेट का भी आरोप लगाया जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कहा जाता है कि देखिए कुछ पैकेट और पैकेज की भी बात है। तो अब जब ये पूरी मतगणना पूरी हो जाएगी तो देखना ये होगा कि ये सारे आरोप अपनी जगह है, लेकिन जीतने वाला जो शख्स होगा वो जीत दर्ज कराएगा, और जीत ही हर जो आरोप होता है उसका जवाब होती है। तो देखना ये होगा, कुछ समय का और इंतज़ार है। आप कहें कि गहमा गहमी बनी हुई है, इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं और गहमा गहमी की स्थिति है, और सबको इंतज़ार है कि कब जो ये नतीजे हैं वो आए। तो आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से ऊपर अगर हम आपको दिखाएं तो ऊपर यहाँ पर जो ये सुरक्षाकर्मी है वो भी आपको मौजूद दिखाई देंगे। तो पूरी तरह से गहमा गहमी की स्थिति है, और सबको इंतज़ार है उस नतीजे का जो उत्तर प्रदेश में आज के दिन जिस तरह की पूरे दिन आपाधापी की स्थिति देखने को मिली। कभी विधायक के फ़ोन बंद, कभी कोई विधायक जो दूसरे दल के लिए वोट करता हुआ, कोई विधायक नज़रें बचाकर निकलता हुआ, और कोई विधायक अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए मंत्री हैं उनके साथ बैठक करता हुआ। तो ये सारी स्थितियां, और इन स्थितियों के बाद अब नतीजों का सबको इंतजार। जी बिल्कुल, सभी को नतीजों का इंतजार है, और आप दोनों नजर बनाए रखिए। विशाल और नीतीश, आगे भी हम आपका रुख करेंगे। तो आज सियासत के मैदान में राज्यसभा के लिए कई राज्यों में वोटिंग हो रही है, लेकिन सियासत के जानकारों की सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी है, जहां राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब वहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया का समय है। वैसे तो 10 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी के खाते में और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में जाना तय माना जा रहा है, लेकिन 10वीं सीट पर उत्तर प्रदेश में बड़ा पेच फंसा है, और वो पेच पड़ा है क्रॉस वोटिंग से। हमारे सूत्रों के मुताबिक यूपी में राज्यसभा की वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। मौजूदा तौर पर भले ही इसमें बीजेपी को राज्यसभा में जीत मिलती दिख रही हो, लेकिन इस एक कदम से बीजेपी ने यूपी के लिए कई निशाने साधे हैं। इसी के बाद से ये कहा जा रहा है कि यूपी के 2 लड़कों के साथ खेला हो गया। कैसे, उसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए आज यूपी में दिन भर राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ। बीजेपी अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विधानसभा के अंदर वो आ चुके हैं। किसी से कोई नाराजगी नहीं है, अंतरात्मा की आवाज को वोट देना। मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हम तो उसी कुल खानदान के हैं। दावे भी हो चुके हैं, वोट भी पड़ चुके हैं और चोट भी लग चुकी है, मगर किसको कितनी, अभी इसमें कुछ देर का इंतजार है। लेकिन जो छन छन कर खबरें आ रही हैं, उससे काफी हद तक उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का परिणाम करीब करीब तैयार है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि अखिलेश के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए दुखदाई हो सकती है तो एनडीए गठबंधन के लिए सुखदाई नजर आ सकती है। कैसे, उसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 10 सीटों के लिए वोट पड़े हैं, लेकिन चुनाव मैदान में कुल प्रत्याशी 11 हैं। इनमें से 8 बीजेपी के और 3 समाजवादी पार्टी के हैं। इस पूरी लड़ाई में बीजेपी की 7 और समाजवादी की 2 सीटों पर पहले से ही जीत तय है, लेकिन 10वीं सीट पर मामला फंसा हुआ था। सभी 8 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी के पास एनडीए गठबंधन और बीएसपी के उमाशंकर सिंह से मिले वोट के बाद कुल 228 विधायकों के वोट हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास कुल वोट देने के लिए मौजूदा समय में 108 में से 106 विधायक ही मौजूद हैं, 2 जेल में हैं। अब सूत्रों के मुताबिक इसमें खेल ये हुआ है कि राज्यसभा की वोटिंग के दौरान
समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने अखिलेश की तरफ वोट ही नहीं किया। उनमें से भी 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, जबकि गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी वोट डालने ही नहीं पहुंची। अगर ये बात सही है तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के पास बाकी रह गए सिर्फ 98 विधायक। उसके साथ कांग्रेस के भी 2 विधायक हैं, यानी क्रॉस वोटिंग के बाद ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास कुल 100 विधायकों के ही वोट बचे होंगे। दूसरी तरफ अगर 7 समाजवादी विधायकों ने बीजेपी को वोट किया तो उसका वोट बढ़कर 295 हो जाता है। इस तरह से राज्यसभा में जीत के लिए पहले के जरूरी 37 वोट के बजाय अब सिर्फ 36 वोट की ही दरकार रह जाती है। कैसे, वो आंकड़ा भी आपके सामने है। ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे बीजेपी के पास 295 वोट हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 100 वोट होंगे। कुल वोट 395 है, जिनका औसत निकाला जाता है तो वो 36 वोट के करीब आता है। ये 36 वोट वाला आंकड़ा क्या कहता है, अब इसे भी समझिए। अगर 36 वोट को आधार माने तो बीजेपी को 8 सीटों के लिए 288 वोट चाहिए और उसके पास क्रॉस वोटिंग के बाद 295 हो सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को ऐसे हालात में राज्यसभा की 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है, क्योंकि तीसरी सीट के लिए सिर्फ 100 ही वोट बचे होंगे। हालांकि खबर है कि बीजेपी के सहयोगी सुभाषपा से भी एक विधायक ने समाजवादियों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन अभी वो पुख्ता नहीं है और उसका किसी को फायदा भी नहीं होना है। हालांकि अब तक सूत्रों के हवाले से जो आंकड़े मिल रहे हैं वो राजनीतिक समीकरण की कहानी बयां कर रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो इसके जरिए कहने को तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया है, लेकिन इसका सीधा असर कांग्रेस पर भी पड़ेगा और वो यूपी की सियासत से पूरी तरह दूर हो सकती है। इसका पूरा गणित अगली खबर में। और अब आपको बताते हैं कि कैसे बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव की 8 सीटों के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को साधने के प्लान में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। वो प्लान जिसका कल ही ऐलान हुआ था, जिसके तहत बीजेपी उत्तर प्रदेश की उन सभी 16 लोकसभा सीट्स पर बड़ा होमवर्क करेगी जिन्हें वो पिछली बार 2019 में हार गई थी। मतलब हारी हुई सभी सीटों पर समीकरण को बीजेपी के पक्ष में करना। कैसे, वो समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि बीजेपी के पक्ष में किन किन समाजवादियों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है, उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। उनमें मनोज पांडे हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक, ऊंचाहार से राकेश सिंह विधायक हैं, गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक, और समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह गोसाईगंज से, राकेश पांडे विधायक जलालपुर से, विनोद चतुर्वेदी विधायक कालपी से और पूजा पाल विधायक चायल से। इसके अलावा आशुतोष मौर्य विधायक बिसौली से और समाजवादी पार्टी विधायक महाराजी प्रजापति गैर हाजिर विधायक रही और ये अमेठी से हैं। इसके अलावा खबर है कि मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी एक विधायक उमाशंकर सिंह ने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये समझिए कि इन विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने या वोट ही ना करने के क्या मायने हैं। तो अब विपक्ष के बागियों के बारे में भी आपको हम विस्तार से जानकारी देते हैं। ये समझिए कि अगर रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा से मनोज पांडे बीजेपी के पक्ष में आए, अदिति सिंह पहले ही बीजेपी में आ चुकी हैं, इस तरह से रायबरेली में 2 विधानसभा कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी हैं। इसी तरह अमेठी से समाजवादी पार्टी के 2 विधायक उससे दूर होते दिख रहे हैं। एक तो गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह क्रॉस वोटिंग करते दिख रहे हैं और दूसरा अमेठी से महाराजी प्रजापति, जिन्होंने वोट ना करके अखिलेश को चोट पहुंचाई। अमेठी की बाकी 3 विधानसभा पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी को भी कमजोर कर चुकी हैं। संदेश अमेठी में बीजेपी ने खुद को मजबूत करने का दिया है। और इस बीच एक और अपडेट आपको दे दें, यूपी राज्यसभा चुनाव पर बड़ी खबर मिल रही है। राज्यसभा चुनाव में फिर से मतगणना शुरू हो गई है। 3 एमएलए के वोट पर दर्ज हुई थी आपत्ति। समाजवादी पार्टी ने यह आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसकी वजह से जो काउंटिंग थी उस पर कुछ देर का विराम। लेकिन अब जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये, यूपी राज्यसभा चुनाव पर यह बड़ा अपडेट। राज्यसभा चुनाव में फिर से मतगणना शुरू हो चुकी है और 3 एमएलए के वोट पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसी वजह से इसको थोड़ी देर के लिए रोका गया था। समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, आपको सुनाते हैं। एक आपत्ति में एक विधायक का वोट बाहर से डाल के लाया गया
दूसरे विधायक जो पढ़े लिखे हैं, दस्तखत करते हैं, बार बार वोट डालते हैं, उनको हेल्पर से वोट डलवाया गया। इसी तरह की आपत्तियां। और जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे और नीतीश पांडे दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए। नीतीश, पहले आपके पास आ रही हूँ, इस बड़ी खबर पर आपके पास क्या अपडेट? मतगणना बताया जा रहा है फिर से शुरू हो गई है, कितना वक्त और लगेगा? देखिए, मैं आपको फिर एक अपडेट कर दूं, मतगणना शुरू होने के साथ ही फिर एक बार रोक दी गई है और ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जिद पर अड़ी हुई है कि जब इन तीनों आपत्तियों का पूरी तरह से निस्तारण होगा उसके बाद ही आप मतगणना को शुरू करें। तो समाजवादी पार्टी अपनी 3 आपत्तियों के निस्तारण पर पूरी तरह से अड़ी हुई है और ये कहा जा रहा है कि जब ये पूरी की पूरी उनकी आपत्ति पूरी कहा जाए कि इस पर पूरे की पूरी जो तस्वीर होगी साफ होगी, उसके बाद ही मतगणना को आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक बार फिर से मतगणना को रोका गया है और सपा नेता उदयवीर सिंह ये बात बता भी रहे हैं कि उनकी 3 आपत्तियां क्या क्या है। उसमें गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक विधायक का वोट जो है वो बाहर से डालकर लाया गया। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि जब मतगणना शुरू होती है तो तस्वीर किस तरह की आती है। लेकिन गहमा-गहमी की स्थिति है इस समय में मतगणना स्थल के बाहर पे मौजूद हूं। नीतीश, बड़ी खबर आपने दी, मतगणना एक बार फिर से रुक गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी उसको लेकर जब तक कोई इस समस्या का निवारण नहीं होता तब तक अपनी मांग पर अड़ी हुई है समाजवादी पार्टी। विशाल, आपके पास में आ रही हूं, जो फिलहाल हम समीकरण देख रहे हैं बनते हुए विशाल, इसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं चोट पहुंचती कांग्रेस को ही नजर आ रही है। कांग्रेस का क्या भविष्य नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? इतनी कमजोर स्थिति में 70 के दशक के बाद कांग्रेस नजर आई नहीं उत्तर प्रदेश में। देखिए, अगर राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से सपा के विधायकों ने बागी तेवर अपनाए, अगर उसका सबसे ज्यादा असर किन्हीं 2 लोकसभा सीटों पर पड़ने वाला है तो अमेठी और रायबरेली है। क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था तो बीजेपी ने बहुत ही रणनीतिक तौर पर यहां सेंधमारी की है। अमेठी के 2 विधायक और रायबरेली से 1 विधायक को अपने पाले में लाकर खड़ा किया है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी और रायबरेली चुनाव लड़ने जाता है तो उसके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने अमेठी के अपने किले को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया है, राकेश सिंह को अपने पाले में लाकर और गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को। हालांकि महाराजी प्रजापति ने बीजेपी को वोट नहीं किया है, वो गैर हाजिर रही हैं, लेकिन उन्होंने सपा को भी वोट नहीं किया है। वो इस पूरी चुनाव प्रक्रिया से दूर रही, लेकिन यह संदेश है कि इसका फायदा बीजेपी को ही जाएगा। वहीं रायबरेली की अगर हम बात करें तो मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है और इस बात की भी सूचना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मनोज पांडे रायबरेली से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2 गढ़ बहुत परंपरागत तरीके से कांग्रेस के माने जाते रहे उन पर भी आने वाले दिनों में संकट दिखाई देता है। तो राज्यसभा चुनाव का सबसे बड़ा असर अगर कहीं पड़ने वाला है तो अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर पड़ने वाला है। और इस वक्त हमारे पास राज्यसभा की मतगणना को लेकर जो अपडेट आ रहा है वो यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक जगदीश नारायण और बेदी राम और दूधराम के वोट को लेकर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति दर्ज की है। वहीं बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम के वोट को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। इसी वजह से मतगणना रुकी हुई है। यहां पर सपा यह आरोप लगा रही है कि जो सुभाषपा के बेदी राम विधायक हैं उनको हेल्पर के माध्यम से वोट डलवाया गया है, उन्हें सीधे अपने मन से वोट नहीं डालने दिया गया। जबकि बीजेपी शहजिल इस्लाम के वोट पर यह आरोप लगा रही है कि उसमें कुछ कमियां हैं। तो देखना यह है कि जो 3 वोटों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, तीसरे वोट को लेकर बीजेपी का यह कहना है कि जगदीश नारायण ने अपना वोट एजेंट को नहीं दिखाया था। तो अब देखना यही होगा कि इन 3 वोटों का निस्तारण जब तक नहीं होता है तब तक ये काउंटिंग आगे कैसे शुरू हो पाएगी, क्योंकि अब ये सूचना आ रही है कि ये काउंटिंग देर रात तक चल सकती है। दूसरे वरीयता के मतों को भी यहां पर गिना जा सकता है। जी शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा विशाल और नीतीश। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से जुड़ी जानकारी हमने आपको दी। अब हिमाचल राज्यसभा चुनाव पर भी एक बड़ी खबर मिल रही है। 3 निर्दलीय और कांग्रेस के 6 विधायकों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और देवेंद्र भुट्टो संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। तो 9 विधायकों से संपर्क नहीं साधा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो सीटों की गणित है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हर्ष महाजन बीजेपी से उम्मीदवार, कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है, ये बड़ा उनकी तरफ से दावा किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी आज बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उल्लंघन जिन्होंने किया उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो हिमाचल में भी क्या क्रॉस वोटिंग होती है, किस तरह से तस्वीर बदलती है, उस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। फिलहाल कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ये बड़ी जानकारी।
खबर पाकिस्तान से, जहां पर कुछ मौलवियों की नासमझी की वजह से एक लड़की की जान खतरे में पड़ गई और अब पूरा पाकिस्तान इन मौलवियों को कोस रहा है। लाहौर में एक महिला दुबई से ड्रेस खरीदकर लाहौर के बाजार में पहुंची। महिला की ड्रेस में अरबी में हलवा शब्द लिखा था, लेकिन मौलवियों को लगा कि महिला की ड्रेस में कुरान की आयतें लिखी हैं। इसके बाद लाहौर के बाजार में सैकड़ों लोग लड़की की जान लेने के लिए इकट्ठे हो गए। ये सब कुछ लाहौर में उस वक्त हो रहा है जब पंजाब में नई मुख्यमंत्री मरियम नवाज सदन के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बता रही हैं। क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में दुबई से बड़ी शानदार ड्रेस खरीदकर एक पाकिस्तानी लड़की ने सोचा कि वो इसे लाहौर में पहनकर छा जाएगी, लेकिन उसे क्या मालूम था अनपढ़ पाकिस्तान में उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के कुछ मौलवी बाजार में लड़की के पीछे पड़ गए कि वो कुरान की आयतें लिखी ड्रेस पहनकर निकली, लेकिन लड़की की ड्रेस पर आयतें नहीं, अरबी में हलवा लिखा हुआ था। खास बात यह है कि इस खबर के फैलते ही लड़की को जान से मारने के लिए 400-500 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिनके हाथ में चाकू, छुरिया और डंडे थे, और पुलिस नहीं आती तो ये सभी लड़की की जान भी ले लेते। लेकिन जब उस लड़की के ड्रेस में लिखे शब्दों को डिकोड किया गया तो मालूम चला कि लाहौर के बाजार में मौलवियों ने खामखा का हंगामा करवा दिया था। जो ड्रेस सऊदी अरब में हिट है, उसके चक्कर में लाहौर में लड़की का सिर कट जाता। चलिए अब आप उस पूरी ड्रेस के बारे में जान लीजिए, जिसके चक्कर में ये पूरा बवाल हो गया। आखिरकार उसमें लिखे शब्दों का असली मतलब क्या है। लेकिन इस लड़की को लाहौर में खुद को खूबसूरत बताना महंगा पड़ गया। अरब देशों से वो अरबी लिखी ड्रेस लेकर आई थी, लेकिन पाकिस्तान में उसकी जान खतरे में आ गई। दुकानदार ने बताया कि पाकिस्तान में बिना कुछ समझे बूझे लोग लड़की को जान से मारने के लिए दूर दूर से हथियार लेकर पहुंच गए। एक महिला पुलिस अफसर ने बड़ी मुश्किल से इस लड़की की जान बचाई। पाकिस्तानी खुद मानते हैं कि उनके यहाँ रिवाज है, कोई कह दे कि कुत्ता कान काट कर ले गया तो वो कान नहीं देखते, पहले कुत्ते को पकड़ते। चलिए अब जो कुछ ये शख्स कह रहा है उसका लाइव डेमो हम आपको पाकिस्तान में दिखाते हैं। सुनिए, जिस बाजार की ये घटना है उसका दुकानदार कैसे उस लड़की की गलती बता रहा है। लेकिन इसके बाद रिपोर्टर ने इस शख्स को सच्चाई दिखाकर उसका मुंह बंद कर दिया। किस तरह हलवा शब्द को कुरान की आयतें बताया गया था। इस पूरे वाकये में अब सबसे अधिक तारीफ पाकिस्तान की महिला पुलिस अफसर शेरबानो की हो रही है, जिसने लड़की को किसी तरह वहां से निकालकर उसकी जान बचा ली। हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अब नई मुख्यमंत्री बनी मरियम नवाज भी इस महिला अफसर की तारीफ कर रही हैं। हालांकि सच्चाई ये है, इतना सब होने के बावजूद मरियम राज में माफी मौलवियों ने नहीं, उसी लड़की ने मांगी जो अब तक सदमे से भी नहीं उभरी। फिलहाल पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति कितनी खराब है आपने देख लिया, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में महिला मुख्यमंत्री आने के बाद भी हालात सुधरेंगे इसकी उम्मीद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएए को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। सीएए लागू करने की तैयारी में केंद्र, ये बड़ी जानकारी। आचार संहिता से पहले अधिसूचना लाई जाएगी, गृह मंत्रालय जारी कर सकता है अधिसूचना। तो ये बड़ी खबर आपको सीएए से जुड़ी हम बता दें, केंद्र मार्च के पहले हफ्ते में लागू कर सकता है सीएए। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, क्योंकि ये पहले भी अंदेशा इस बात का लगाया जा रहा था कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू हो जाएगा। अब इसी को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है कि केंद्र मार्च के पहले हफ्ते में लागू कर सकता है सीएए के नियम। पोर्टल तैयार हो गया है और रविंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि हम सीए हर हाल में लागू करेंगे। हाल के दिनों में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बातें कही थी। और अब जो जानकारी मिल रही है कि चुनाव आचार संहिता, जो लोकसभा चुनाव होने वाले 2024 का, उसकी तिथि घोषित होने से पहले ही सीएए को लागू कर दिया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि 10 मार्च तक अगर आचार संहिता लागू होने वाला है तो एमसीसी कोड लागू होने से पहले यानी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये सीए लागू हो जाएगा, ऐसा जो सूत्रों से जानकारी मिल रही। तो जो विवाद पहले खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी कि सीए कुछ पार्टियों द्वारा विपक्षी की सीए को हम लागू नहीं करने देंगे, किसी सूरत में नहीं लागू होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम इसे लागू कर रहे हैं, सब कुछ तैयार है और किसी भी समय ये जमीन पर उतार दिया जाएगा। अब जानकारी मिल रही है कि पहले हफ्ते, मार्च के पहले हफ्ते, यानी चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही सीए को लागू कर दिया जाएगा पूरे देश में। बिल्कुल, तो जानकारी जो आ रही है सूत्रों के हवाले से, मार्च के पहले हफ्ते या किसी भी दिन इसके बाद सीएए के नियम लागू कर दिए जाएंगे और नियम लागू होने के साथ ही सीएए कानून भी लागू हो जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर।
और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दिखाते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम आएंगे गीत गाने वाली जर्मन सिंगर से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इस सिंगर का जिक्र किया था। तमिलनाडु के पल्लादम में मुलाकात के दौरान जर्मन सिंगर कैसेंड्रा माई स्टिपमन ने पीएम मोदी को भजन गाकर भी सुनाया। प्रधानमंत्री भी भजन का आनंद उठाते नजर आए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम